राष्ट्र आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है। इस मौके पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस के मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने एकता दिवस की शपथ दिलाई और एकता दिवस परेड में भी हिस्सा लिया। इस मौके पर परेड में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के साथ साथ विभिन्न राज्य पुलिस बलों की टुकड़ियां भी शामिल हुई। इस मौके पर कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति की समृद्धि और विविधता को दर्शाते हुए भारत के शास्त्रीय नृत्यों का प्रदर्शन भी किया गया। गुजरात के एकता नगर में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस परेड के दौरान भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने आसमान के तिरंगे के रंग में रंग दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता दिवस का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि हम ऐसे कार्यों को बढ़ावा देंगे जो देश की एकता को मजबूती देते हैं। एकता दिवस हर भारतीय के लिए संदेश भी है और संकल्प भी है। पीएम ने बताया कि किस तरह उनकी सरकार ने नक्सलवाद और माओवाद पर जोरदार प्रहार किया है। उन्होंने 2014 से पहले की हालातों की चर्चा करते हुए कहा कि देश के भीतर नक्सली माओवादी अपनी हुकूमत चलाते थे। पीएम मोदी ने घुसपैठियों को देश की एकता और आंतरिक सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा बताया। उन्होंने पुरानी सरकारों पर घुसपैठियों के खिलाफ कोई भी कारगर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के सम्मान में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजधानी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम से राष्ट्रीय एकता दिवस 2025 पर आयोजित एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक बताया। अमित शाह ने कहा कि सरदार पटेल ने सभी 562 रियासतों को एकजुट करके देश की एकता और सुरक्षा को सुदृढ़ बनाया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। मुरादाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई गई, जिसमें बच्चों समेत बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। मुरादाबाद में स्कूली बच्चों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक विशाल चित्र बनाया। स्कूली बच्चों की अनोखी कलाकारी मंत्रमुग्ध करने वाली रही। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आयोजित रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई और साथ ही यहां पर शपथ भी दिलाई। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा और बच्चों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, रन फॉर यूनिटी में भाग लेने वाले युवा राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उत्तराखंड के सीएम धामी ने कहा कि सरदार पटेल जी ने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को राष्ट्र को समर्पित किया। उनका पूरा जीवन हम सबको राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फतेहाबाद में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाई। कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोगों पर पुष्प वर्षा की गई। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर अभिनेता चिरंजीवी, डीजीपी वी शिवधर रेड्डी और पुलिस आयुक्त वीसी सज्जनार हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में शामिल हुए। अभिनेता चिरंजीवी ने कहा, सरदार पटेल कहा करते थे, विविधता में एकता। हर युवा को सरदार पटेल के इस महान कथन से प्रेरणा लेनी चाहिए। मुंबई पुलिस ने बांद्रा फोर्ट में रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया। 1 किलोमीटर की इस दौड़ में अभिनेता फरहान अख्तर, नसीरुद्दीन शाह, अभिनेत्री प्रीति झंडियानी और नेहा पेडसे ने भाग लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर नमन किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि स्वाधीनता आंदोलन से लेकर राष्ट्र के निर्माण में सरदार पटेल जी की अतुल्य भूमिका रही। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में सुखना झील पर राज्य स्तरीय पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज पुण्यतिथि है। आज ही के दिन सन 1984 में उनके अपने ही अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी थी। इंदिरा गांधी ने भारत के राजनीतिक इतिहास में अपनी दृढ़ता, निर्णय क्षमता और अटूट आत्मविश्वास से अलग पहचान बनाई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर शक्ति स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज पटना में एनडीए ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित अन्य नेता मौजूद रहे। एनडीए के घोषणा पत्र का मुख्य फोकस रोजगार सृजन और औद्योगिकरण के विकास पर है। इसमें समाज के सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं और युवाओं पर ध्यान रखा गया है। एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में किसानों को 3,000 प्रतिवर्ष, 7 एक्सप्रेसवे, मुफ्त बिजली, इलाज, पक्के मकान और कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि समेत अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देने की बात कही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए के संकल्प पत्र में युवा वर्ग का खास ख्याल रखा गया है। इसके साथ ही मेगा स्किल सेंटर हर जिले में स्थापित किए जाएंगे। सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर एनडीए की सरकार बिहार में बनती है तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी तय किया गया है। एनडीए के संयुक्त संकल्प पत्र पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, विकास ही एनडीए सरकार की पहचान है। एनडीए अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त शासन का नाम है। हमारे एनडीए शासन में बिहार ने प्रगति की है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज बिहार में 2 रैलियां हैं। जेपी नड्डा डुमराव विधानसभा के ब्रह्मपुर में पहली जनसभा करेंगे। इसके अलावा मनेर के पालीगंज में दूसरी जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिहार में एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। योगी आदित्यनाथ सिवान वैशाली जिले के लालगंज और भोजपुर के अंकिगांव में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आर्यन सम्मेलन 2025 में भाग लेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। ये कार्यक्रम महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती और आर्य समाज के 150 वर्षों के समाज सेवा के उपलक्ष्य में आयोजित ज्ञान ज्योति महोत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज वाराणसी के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति वाराणसी के सिगरा में नए सतनाम भवन के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी वॉर सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में अमेरिकी भारत प्रमुख रक्षा साझेदारी की रूपरेखा पर एक समझौते का आदान प्रदान किया। इस दौरान अमेरिका ने भारत के साथ ऐतिहासिक 10 वर्षीय रक्षा रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुआलालंपुर में अमेरिका के वॉर सेक्रेटरी पीट हेगसेथ से रक्षा संबंधी मामलों पर चर्चा की। महाराष्ट्र के किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई। प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार ने किसान कर्ज माफी के सभी चरण तय कर लिए हैं और 30 जून 2026 से पहले कर्ज माफी का निर्णय ले लिया जाएगा। कर्ज माफी के मापदंड और भविष्य में किसानों को कर्ज के जाल से किस तरह बाहर रखा जाए, इन सभी बातों पर सुझाव देने के लिए एक उच्च अधिकार समिति गठित की गई है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने देहरा विधानसभा उपचुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोपों पर संज्ञान लिया है। मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका में प्रदेश सरकार और कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक को नोटिस जारी किया गया है। भाजपा नेता और पूर्व विधायक होशियार सिंह चमियाल ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी को लाभ पहुंचाने के लिए आचार संहिता के दौरान महिला मंडलों को 50-50 रुपए बांटे गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से भारतीय वायुसेना के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल में ऐतिहासिक उड़ान भरी। इस उड़ान के दौरान राष्ट्रपति ने अपनी सैन्य क्षमताओं में विश्वास जताते हुए देशवासियों के लिए एक विशेष संदेश भी दिया। आयरलैंड की राजधानी डबलिन में जम्मू और कश्मीर को लद्दाख को समर्पित एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बहुआयामी कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर और लद्दाख की समृद्ध ऐतिहासिक और पर्यटन विरासत पर एक मल्टीमीडिया प्रस्तुति दी गई। असम के गुवाहाटी में झमाझम बारिश के बाद मौसम बदल गया है। गुवाहाटी के कई इलाकों में तेज बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। गीतानगर इलाके में जबरदस्त बारिश दर्ज की गई। शेयर बाजार में आज शुरुआती दौर पर सपाट शुरुआत नजर आई। सेंसेक्स 592.67 अंक गिरकर
84,404.46 अंक पर, जबकि NSE निफ्टी 176.05 अंक गिरकर 25,877.85 अंक पर आ गया। भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में सितंबर में मजबूत रिकवरी देखने को मिली है और सभी सेगमेंट में बिक्री में 5 से 10% का उछाल देखने को मिला। भारत में 1 नवंबर से शुरू होने वाले 45 दिनों के शादी की सीजन में करीब 46 लाख शादियां होने का अनुमान है और इसमें करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होगा। भारत में टोल कनेक्शन की लागत वित्त वर्ष 2024-25 में सालाना आधार पर 43% कम होकर 2,674 करोड़ रुपए हो गई है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से गुरुवार को की गई घोषणा के अनुसार कंपनी ने गैलेक्सी AI के लिए 2 नई भाषाओं फिलिपिनो और गुजराती को पेश किया है। इस नए अपडेट के बाद गैलेक्सी AI का इस्तेमाल अब कुल 22 भाषाओं में किया जा सकेगा। अडानी पावर लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। कंपनी की आय इस साल की जुलाई सितंबर अवधि में 13,106 करोड़ रुपए रही है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने महानिदेशक डॉक्टर संजय बहल ने कहा है कि भारत 400 से अधिक स्टार्टअप और 6.5 लाख से अधिक पेशेवरों के स्किल वर्कफोर्स के साथ एक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी हब के रूप में उभर रहा है, जो कि $20 अरब की साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री को पावर कर रहा है। देश से इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यात में सितंबर के दौरान लगातार चौथे महीने वृद्धि दर्ज की गई है, जो पिछले साल की इसी महीने की तुलना में 2.93% बढ़ा है। देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी NTPC लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ करीब 3% बढ़कर 5,225.30 करोड़ रुपए हो गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिलायंस इंटेलिजेंस लिमिटेड के जरिए गूगल के साथ एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। इसका उद्देश्य भारत में AI को रफ्तार देना है। NMDC ने अब तक की दूसरी तिमाही का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन वित्त वर्ष 2026 में किया है। कंपनी ने सर्वकालिक उच्चतम उत्पादन और बिक्री मात्रा के साथ साथ प्रमुख वित्तीय मापदंडों में स्थिर वृद्धि दर्ज की है। पूर्वोत्तर की जैव क्षमता भारत के आर्थिक उत्थान की संभावनाएं जगाती है। मिजोरम में CSIR, NIST और अम्बा मिशन सम्मेलन केंद्रीय विज्ञान राज्य मंत्री तथा CSIR के उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये बात कही। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के समुदायों को लेकर रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। मलेशिया की यात्रा करने वाले भारतीय बहुत जल्द पेमेंट के लिए UPI का इस्तेमाल कर पाएंगे। रिजर्व बैंक की ओर से घोषणा भारत के डिजिटल पेमेंट इनोवेशन को वैश्विक स्तर पर ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में 11,134 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। BSNL ने वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में अपने लक्षित राजस्व दर का 93% हासिल किया है। लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर DP वर्ल्ड भारत में एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 44,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करेगी। स्टॉक ब्रोकिंग फर्म ग्रो की मूल कंपनी ग्लेनब्रेंस गैराज वेंचर्स का IPO 4 से 7 नवंबर तक खुलेगा। इसका मूल्य दायर 95 से 100 रुपए प्रति शेयर तक तय किया गया है। केंद्र सरकार ने पीली मटर पर 30% आयात शुल्क लगाया है, जो 1 नवंबर से लागू होगा। इस फैसले से किसानों को राहत मिलेगी और दलहन उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने सितंबर 2025 तिमाही में पहली बार $100 बिलियन करीब 9.06 लाख रुपए का रेवेन्यू हासिल किया है। एप्पल ने भी सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी ने इस तिमाही में $102.5 बिलियन का रेवेन्यू हासिल किया है, जो कि बीते वर्ष की समान अवधि में 8% की वृद्धि को दर्शाता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने की दिशा में एक जरूरी कदम उठाया गया है। तुर्की ने इस्तांबुल में हुई शांति वार्ता में दोनों देशों ने युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस बात की जानकारी तुर्की के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को दी। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये फैसला इस्तांबुल में हुई चर्चाओं के बाद लिया गया है। इसके अनुसार उल्लंघन करने वाले पक्ष पर दंड लगाने की व्यवस्था पर दोनों देशों ने अपनी सहमति दर्ज की है। इस मामले में अब अगली उच्च स्तरीय बैठक 6 नवंबर को फिर से इस्तांबुल में होगी। दोनों देशों के बीच यह सहमति ऐसे समय पर हुई है जब सीमा पर हिंसक झड़पों ने दशकों में सबसे गंभीर सैन्य टकराव का रूप ले लिया था। रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ग्रिड पर बड़ा हमला किया है, जिसमें एक बच्चे समेत 7 लोगों की मौत की खबर है। यूक्रेनी अधिकारियों ने इसकी जानकारी साझा करते हुए बताया कि रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे और अन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों की बौछार की।
यूक्रेन के प्रधानमंत्री यूलिया ने मॉस्को पर आरोप लगाया कि वह सर्दी का मौसम आते ही यूक्रेनी लोगों और बिजली आपूर्ति को निशाना बना रहा है। यूक्रेन ने अब और ज्यादा हवाई सुरक्षा और रूस पर और कड़े प्रतिबंधों की मांग की है। पेरू के दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजिमोरी की बेटी केइको फुजिमोरी ने कहा है कि वह अप्रैल में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगी। ब्रुकलिन न्यूयॉर्क की एक सड़क भारी बारिश और बाढ़ के पानी से जलमग्न हो गई। न्यूयॉर्क सिटी आपातकालीन प्रबंधन ने लोगों से बाढ़ग्रस्त सड़कों से बचने और गिरे हुए पेड़ों और बिजली की लाइनों से दूर रहने की सलाह दी है। जमैका के सेंट एलिजाबेथ पेरिश में ब्लैक रिवर अस्पताल खंडहर में तब्दील हो गया। तूफान मेलिसा के कारण वार्डों में पानी भर गया और बिजली और पानी की आपूर्ति ठप हो गई, जिससे कर्मचारियों को मरीजों को स्थानांतरित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। रियो डी जेनेरियो में एक पुलिस अभियान के बाद पैराग्वे ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दी है और अपनी पूरी सीमा को सुदृढ़ कर दिया है, जिसमें कम से कम 121 लोग मारे गए थे। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि गुरुवार को पूर्वी शहर स्लोवाकिया में एक यूक्रेनी थर्मल पावर प्लांट पर रूसी बम हमले में 3 लोगों की मौत हो गई और अन्य घायल हो गए। तंजानिया की सीमा पर स्थित केनिया शहर मंगा के पास हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, क्योंकि तंजानिया के विवादित चुनाव से अशांति सीमा पार तक फैल गई। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच इस दौरान झड़प हुई। लिथुआनिया के विल्नियस हवाई अड्डे को गुरुवार को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया, क्योंकि इसके आसपास मौसम संबंधी गुब्बारे उड़ रहे थे और कहा गया है कि इस महीने यह छठी ऐसी घटना है। फ्रांस के दक्षिणी शहर न्योंस में भारी बारिश के कारण एक स्थानीय नदी में पानी भर जाने और बाढ़ आने से 2 लोगों के लापता होने की खबर है। सरकार ने कहा है कि मध्य वियतनाम में भारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है, जबकि 11 अन्य अभी लापता हैं। प्रिंस एंड्रयू ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय ने अपने छोटे भाई प्रिंस एंड्रयू को उनकी शाही उपाधियों से मुक्त करने और उन्हें विंडसर स्थित उनके बड़ा घर रॉयल लॉन्ज से मुक्त करने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारत महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। भारत ने नवी मुंबई में खेले गए सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से मात दी। 127 रन की नाबाद पारी खेलने वाली जमीमा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 339 रन का यह लक्ष्य महिला क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में हासिल किया गया सबसे बड़ा लक्ष्य है। भारतीय महिला टीम की सेमीफाइनल जीत पर जो प्रशंसक झूमते नजर आए, सभी ने एक स्वर में कहा कि हरमनप्रीत की अगुवाई में टीम फाइनल में न सिर्फ जीत दर्ज करेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैच की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज मेलबर्न के मैदान पर खेला जाएगा। इस मैदान पर अब तक टीम इंडिया का रिकॉर्ड शानदार देखने को मिला है। मेलबर्न की पिच पर बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिला है। इस मैदान पर सर्वाधिक स्कोर 186 का है। भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी आक्रमण ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी दिक्कत साबित हो सकती है। मेलबर्न में जसप्रीत बुमराह के पास इतिहास रचने का मौका है। T20 में 100 विकेट लेने से महज वो 4 विकेट दूर है। जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के बीच 3 मैच की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज खेला जाएगा। सीरीज में अफगानिस्तान को हासिल है 1-0 की बढ़त। बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज सीरीज में वेस्टइंडीज को 2-0 की अजय बढ़त। दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप के लिए तैयार भारतीय टीम दिल्ली में वार्म अप कैंप में टीम के खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। सुपर कप में आज ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के बीच देखने को मिलेगी रोमांचक भिड़ंत। हाल ही में IFA शील्ड में मोहन बागान के हाथों मिली थी ईस्ट बंगाल को हार। पेरिस मास्टर्स में जीत के साथ आगे बढ़ रहे हैं अलेक्जेंडर ज्वेरेव। अंतिम 16 के मैच में स्पेन के अलेजेंड्रो डेविडोविच को 6-2, 6-4 से हराया। वहीं ब्रिटेन के कैमरन नॉरी का अंतिम 16 में अभियान हुआ खत्म। वैलेंटीन पेचेरोट ने 7-6, 6-4 से हराया। यानिक सिनर आज पेरिस मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे मुकाबला। बी शेल्टन से होगा सामना। हांगकांग ओपन में कनाडा के एम्बोको ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। फिलीपींस के अलेक्जेंड्रा इयाला को 3-6, 6-3, 6-4 से हराया।
यूवेंट्स फुटबॉल क्लब ने इटली फुटबॉल टीम के पूर्व कोच लुसियानो स्प्लिटी को इस सीजन के अंत तक के लिए अपना मैनेजर नियुक्त किया। स्प्लिटी इगोर टूडोर की लेंगे जगह।